अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कब और कैसे होंगे, इस हवाले से वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। अहम बात यह कि फरीकैन के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद हुकूमती वफ्द के सबरा वजीर खजाना इसाक डार ने मीडिया को बताया कि आज ये फैसला हुआ है कि फरीकैन आज की बातचीत से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे, जिसके बाद मंगल को मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होगा। दोनों तरफ से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, कोई डेडलॉक नहीं है। दो प्रपोजल सामने आए हैं, एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी, और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के लिए। दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नहीं, कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है, पॉजिटिव बात हुई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुज़ाकरात के बाद बताया कि मंगल को फाइनल राउंड के मुज़ाकरात होंगे, और फवाद चौधरी ने बताया कि आज मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब को बाहर जाने से रोका गया और कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। ये जो भी कर रहा है वो मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहता है। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर दिया, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें। तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे। मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो गिरफ्तारियों का मामला है, ये वो चीज़ है जो पूरे मुज़ाकरात के अमल को तबाह बर्बाद कर देगी। 33 लोग आज जो इमरान खान यहाँ पे आए, खामखा उनको गाड़ियों से उतार के गिरफ्तार किया गया। फारूक हबीब जो थे वो आज जा रहे थे, उनके फादर इन लॉ का ट्रांसप्लांट के लिए वो जा रहे थे, उनको FIA ने वहाँ पे रोक लिया। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा कह रहे थे कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ पकड़ धकड़ का माहौल एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, और मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एक दिन एक इलेक्शन के मामले पर बहुत करीब आ चुकी है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत की बजट देने की ख्वाहिश मुज़ाकरात की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मुताबिक मौजूदा हुकूमत एक ऐसा सियासी बजट देगी जिसकी वजह से IMF से मामलात बिगड़ सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि निगरां हुकूमत 3 माह का बजट पेश करे, जिसके बाद नई आने वाली हुकूमत पूरे साल का बजट दे। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक आज मुज़ाकरात में यह अहम पेशरफ्त सामने आई है कि हुकूमत अक्टूबर की तारीख पर डटे रहने के बजाय सितंबर में इंतखाबात करवाने पर मान गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने जुलाई में इंतखाबात का मुतालबा किया है, मगर PTI वफ़द ने सितंबर में इलेक्शन की हुकूमती तजवीज़ पर इमरान खान से बात करने की हामी भर ली है। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान MQM रहनुमा किश्वर ज़ेरा ने मशवरा दिया है कि हमें आपस में बात तय करनी चाहिए, मामला तय ना करें तो फिर अगर कोई और आ जाए तो सब रोते हैं। अब अहम बात यह है कि बंद कमरों के अंदर जो आ रही हैं उसके मुताबिक हुकूमत तो 1 माह पीछे हटने के लिए तैयार है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुलाई में इलेक्शन के मौक़िफ़ पर अभी भी डटी हुई है। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत की कि अगर हुकूमत फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ये बात करें, अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने भी कल ये वाज़े किया था कि हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ कौमी असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान असेंबली की तहलील से मुतल्लिक होंगे, इसके अलावा किसी चीज़ पर कोई बात नहीं होगी। मगर दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ ने आज ये वाज़े किया है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुमकिन नहीं है, इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन एक दिन ही होंगे, और अक्टूबर में जो है इलेक्शन की। हाँ साहब, अक्टूबर से पहले होने के कोई इम्कान नहीं है? कोई नहीं है। तो बंद कमरों में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां से ये खबर सामने आ रही है कि दोनों वफ्द जो है वो लचक दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन बाहर बात यही हो रही है कि नून लीग कहती है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जल्द से जल्द यानी कि जुलाई के महीने में ही इलेक्शन होने चाहिए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, क्या इत्तलात हैं, लचक नज़र आ रही है दोनों तरफ से, यानी कि इस पर तो हमें भी जो ज़राए ने बताया वो ये कि एक दिन इंतखाबात के ऊपर तो बहुत करीब आ गए हैं हुकूमत और अपोजिशन, लेकिन ये कब होगा इलेक्शन, इस पर अभी तक सवाल है। तो क्या कोई लचक नजर आ रही है मुज़ाकरात में?
देखें शहजाद साहब, हमारी इस वक्त जो मजबूरी है वो ये है कि कौमी असम्बली ने जो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज किया है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, वहाँ पे एक ऐसी सेंस जो है वो बड़ी वाज़ेह थी कि असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम बलूचिस्तान असम्बली को वक्त से पहले डिज़ोल्व कर दें या उनको इस बात के ऊपर मजबूर कर दें। इसी तरह से सिंध असम्बली को वक्त से पहले डिज़ोल्व करने का हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। तो असम्बलियाँ जो हैं ये 13 अगस्त को जब अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, तो उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसके पास 90 दिन होंगे या 60 दिन होंगे, और उन 60 दिन में 60 दिन होंगे, और वो 60 दिनों में वो इलेक्शन जो है वो फिर अक्टूबर में ही बनता है, और एक दिन होने की भी सूरत यही है। अब अगर ये चाहते हैं कि जी इनकी इस हमाकत पे जो इन्होंने दोनों असम्बलियों में अपनी हुकूमत जो है वो ख़त्म करके असम्बलियाँ तोड़ने की है, जो कि फ़ैसला इंतहाई अहमकाना भी है, ज़िद और अना पे मबनी है, और एक दौंस और एक ऐसे जज्बे के ऊपर मबनी है कि जी मैंने हर कीमत के ऊपर जो है वो वक्त से पहले इलेक्शन करवाने हैं, जिसकी कोई जमहूरी सेंस नहीं है। तो उसको फॉलो करते हुए बाकी 3 असम्बलियाँ जो है वो भी तोड़ दी जाएँ, तो ये कोई जवाज़ तो नहीं बनता। लेकिन बहरहाल मुज़ाकराती टीम बैठी है, अगर वो बैठ के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी बैठे हैं वो किसी मुस्बत नतीजे पे पहुंच जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर सबको काबिल कबूल होना चाहिए। अच्छा, वैसे राना साहब, क्या ये कोई हिकमत अमली है दोनों पार्टीज़ की तरफ से? क्योंकि एक तरफ इमरान खान ने भी आज ये कहा साफियों से गुफ्तगू में कि अगर अक्टूबर सितंबर की बात होती है तो फिर मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आप भी यही कह रहे हैं कि देखिए अक्टूबर में ही होने चाहिए इलेक्शन, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है वहाँ पर तो आज सागदार साहब ने जो गुफ्तगू की वो तो ऐसा लग रहा है कि पेशरफ्त हुई है, वो खुद भी कह रहे हैं पेशरफ्त हुई है, वो कह रहे हैं किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। तो क्या एक हिकमत अमली है कि बाहर से एक हार्ड पोजीशन रखनी है लेकिन अंदर बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना है? नहीं, देखें, जो भी अंदर बात तय होनी है वो यकीनन जो वहाँ पे नेगोशिएटर्स या टीम हैं, वो लाजमी बात है जो आज बात हो कि जो है वो अपनी पार्टी से जो है वो उसकी अप्रूवल लेंगे। हमारी जो नेगोशिएशन टीम है वो भी यकीनन लाजमी बात है कि वो ना सिर्फ अपनी अपनी पार्टी से, बल्कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है और उसमें जो तमाम पार्टीज़ के हेड का जो फोरम है उससे अप्रूवल लिए बगैर तो कोई वहाँ पे मुआहदा नहीं वो कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये रास्ते में जो है वो इनको ख्याल रखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी इसमें एक और बात भी है, ये जो है ना कि जी सोमवार तक फाइनल करें, नहीं तो अगले दिन मंगल तक फाइनल करें। वो भाई अगर सोमवार को या मंगल को आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंच भी गए, तो जब तक तमाम पार्टीज़ के हेड का जो फोरम है उसमें हम इस चीज़ को अप्रूव नहीं करवाएंगे तो कैसे हम इसको जो है वो फाइनल कर देंगे। तो इसमें ये बात आप जो कर रहे हैं ये, और दूसरा ये बात आप इसहाक डार साहब के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि मंगल को फाइनल राउंड होगा। नहीं, मंगल को फाइनल राउंड होगा और उस फाइनल राउंड में जो चीज़ फाइनल होगी उसके बाद वो जो कोलिशन पार्टनर्स हमारे हैं उनका जो हेड्स का फोरम है तो उसके ऊपर उसकी अप्रूवल तो लेनी होगी ना। इसहाक डार साहब को इस बात का पूरी तरह से एहसास है और उन्हें मालूम है कि ये हम जिस मैंडेट की बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं इसकी भी जो है वो अप्रूवल उसी फोरम से ली है। राना साहब, अभी हमने बताया आपने इब्तिदाई में कि जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक जो इस वक्त एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो रुकावट है वो बजट है। वफाकी हुकूमत चाहती है कि बजट पेश करे, लेकिन ऑपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ का जो वफ्द वहां पर मौजूद था उन्होंने ये कहा कि बेहतर है कि बजट जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट 3 माह का दे दे और उसके बाद जो भी हुकूमत इलेक्ट होती है वो पूरे साल का बजट दे, क्योंकि उनको ये खदशा है कि अगर हुकूमत ने बजट पेश किया तो वो एक बहुत ही अवाम दोस्त बजट होगा जो इन हालात में देना मुनासिब नहीं है, जिससे IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरे इदारे पाकिस्तान से बड़े खफा हो चुके हैं। पहले भी पाकिस्तान की जो पॉलिसीज रही उस पर वो एतराज़ करते रहे। तो क्या ये डेडलॉक है कि बजट कौन पेश करेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये डेडलॉक नहीं है। ज़्यादा डेडलॉक जो है वो इस बात पे होगा कि असम्बलियों को यानी 4 असम्बलियों के इलेक्शन जो है ना वो तो अक्टूबर में होना जो है वो सबको ही एक्सेप्टेबल है। यानी KPK में तो ना 90 दिन का झगड़ा है, ना वहाँ पे 14 मई को इलेक्शन कराने की बात है, वो तो 8 अक्टूबर को होने
जो है वो तय हैं और वही ठीक हैं, और बाकी जो 3 असम्बली हैं उनको वक्त से पहले डिज़ोल्व करना, और या दूसरी सूरत में पंजाब में सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में वक्त से पहले जो है वो अकेले पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाना, ये वो डेडलॉक्स हैं कि जिनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई लचक और कोई ना कोई आइनी रास्ता जो है वो दोनों फ्रीकों को इख्तियार करना होगा। बाकी जो बजट पेश करने वाली बात है वो तो कोई ऐसा मामला नहीं है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बात हो सकती है और उसमें कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकल सकता है। अच्छा, आज ये भी हुआ जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे तो उनके साथ जो लोग थे किया गया, 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि मेरी बात हुई है लॉ मिनिस्टर से और उनको जल्द रिहा कर दिया जाएगा, और उन लोगों को रिहा भी किया गया। और इस पर फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा है कि जब हम वफाकी वुज़रा से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये गिरफ्तारियां हम नहीं कर रहे हैं। तो फवाद साहब ने कहा इसका मतलब जो कर रहा है वो चाहता है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो। क्या जरा बताइएगा क्या पस मंजर था इसका? जो गिरफ्तारियां हुई आपके कहने पे हुई, पुलिस ने की, और अगर की तो वजह क्या थी उसकी? फिर देखिए, पुलिस ने मौके के ऊपर जब कुछ लोगों को देखा कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और वहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट इस अंदाज से कर रहे थे कि वो सरकारी काम में मुदाखलत कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके वो थाना ले आए और वहाँ पे मुकदमे के अंदराज की कार्रवाई अभी जो है वो हो रही थी कि जो नेगोशिएशन टीम है उनकी मौजूदगी में, अब देखें ना, फवाद साहब जो है ये बातों को अदरवाइज जो है वो ट्विस्ट करते हैं। इनकी मौजूदगी में इसहाक डार साहब ने और आज़म मजीद तारड़ साहब ने टेलीफोन पे मेरे साथ बात की और उन्होंने बाकायदा माइक को जो है वो ऑन करके जो है वो मेरी गुफ्तगू कराई। मैंने बाकायदा इन लोगों को कहा कि इस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, जिसके ऊपर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। आईजी ने मुझे इस बारे में इन्फॉर्म किया है। अभी मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ और उनकी गिरफ़्तारी जो है वो नहीं डाली गई। इन्होंने कहा मुझे, या उस दोनों जो नेगोशिएशन टीम्स हैं, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप इनको रिहा कर दें ताकि गुड जेस्चर के तौर पे हमारी ये जो गुफ्तगू है ये जारी रहे। तो मैंने इनसे वादा किया, मैंने कहा कि इसको जो है वो अभी जो है वो मैं जो है वो कह देता हूँ तो इन बंदों को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने आईजी इस्लामाबाद को कहा कि जी आप इनको रिहा कर दें। उन्होंने मुझे कहा कि जी कोई बंदा वो भेज दें ताकि उस बंदे के हम हवाले कर दें। तो फिर मैंने दोबारा रब्ता करके जो है वो कहा कि आप फैसल चौधरी साहब जो फवाद साहब के भाई हैं उनको भिजवा दें या किसी और को भिजवा दें ताकि हम उनको उनके हवाले करें। तो ये इस तरह से उनकी गिरफ़्तारी और रिहाई का अमल हुआ जो इनके बाकायदा नोटिस में है। अच्छा। और मेरे साथ बात हुई है। इसके बाद फिर ये कहना कि जी पता नहीं कौन गिरफ़्तार करवा रहा है तो ये मुज़ाकरात नाकाम करने चाहता है, यानी ये इस तरह की इल्ज़ाम तराशी अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनका ये भी मौक़िफ़ था कि वो लोग तो गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी से निकाल के उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन आप कह रहे हैं कानून की खिलाफवर्जी कर रहे थे। और दूसरा आप ओन कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने किया और फिर आपकी हिदायत पर उनको छोड़ा गया। जी बिल्कुल, और ये इनके नोटिस में है, यानी ये नेगोशिएशन टीम्स जो हैं इनके नोटिस में है। इन्होंने खुद उस वक्त मेरे साथ बात की और माइक पे जो है वो मैंने दोनों तरफ की टीम्स का जो है वो शुक्रिया भी अदा किया, उनको सलाम भी किया और साथ उनको कहा कि जी जो आपका हुक्म है तो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। लेकिन ये तो वाकई कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव जेस्चर आपकी तरफ से है, और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे आप कहते हैं ये तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, हम तो मदाखलत करते नहीं है ना पकड़ने में ना छुड़वाने में, लेकिन आज आपने बाकायदा पुलिस को, आईजी साहब को ये कहा कि इनको छोड़ दें, केस ना दर्ज करें इनके ऊपर। नहीं, उन्होंने वहाँ पे जो वायलेंस की थी वो सिर्फ यानी दफ़ा 44 की खिलाफ वर्जी की हद तक थी। वहाँ पे कोई पुलिस का आदमी ज़ख्मी नहीं हुआ, किसी चीज़ को आग नहीं लगाई गई, कोई ओवर एक्ट ऐसा नहीं हुआ कि जिसके ऊपर कोई सीरियस ऑफेंस अट्रैक्ट करता हो। अगर ऐसा होता तो जब इन्होंने वहाँ पे जो है वो घराव किया, जलाओ किया, अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स के कैमरों को तोड़ा, गेट को तोड़ा, मोटरसाइकिलों को जलाया, तो उसमें हमने तकरीबन 450 आदमी को गिरफ़्तार किया और 450 में से तकरीबन 303 लोगों की शनाख्त हो चुकी है। सही। तो इस बारे में हमने कोई रू रायत नहीं बरती और यही वजह है कि अब जो है ना इनके तारीख पेशी पे आने पे सिर्फ 31 लोग ही आते हैं,
300-400 लोग नहीं आते कि जो आके वहाँ पे हंगामा राई करें। राय साहब, एक और भी अभी ये मामला सामने आ रहा है और ये तहरीक इंसाफ की शायद हिकमत अमली हो, क्योंकि ज़राए से इस हवाले से खबर आ रही है कि अगर इलेक्शन का मामला अक्टूबर तक जाता है, जैसे कि हुकूमत की अभी तक पोजीशन है, तो फिर जो सूबाई असम्बलियाँ उनको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि स्पीकर्स के कहने पे, केपी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के कहने पे पिटिशन भी तैयार कर लिया, जिसका जिक्र कल परवेज इलाही साहब ने भी किया कि इमरान खान से मुशावरत के बाद ही वो पिटिशन तैयार की गई है। तो ये ज़राए से खबरें सामने आ रही, क्या ये मुमकिन है कि अगर मामला अक्टूबर तक जाता है तो फिर असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो जाए? अब इसमें कानूनी रुकावटें भी होंगी, लेकिन ऑब्वियसली अदालत में शायद ये मामला जाए, अदालत ने फिर फैसला करना है। क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पर? देखिए, कानूनी तौर पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अदालत को इख्तियार है कि अदालत जो है वो फ़ैसला कर सकती है। आप देखें ना, ये 90 डेज़ का कितना शोर मचाया हुआ कि जो 90 डेज़ वहाँ पे दर्ज हैं, वो देखें जी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसके लिए आइन में दर्ज है कि वो सीट खाली होने के या मुस्तफ़ी होने के 60 दिन में होना चाहिए, ये भी आइन में दर्ज है। तो ये जितने ज़िमनी इंतखाबात थे, आधों को पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने और आधों को पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो स्टे किया हुआ है। वहाँ पे तो कोई ज़लज़ला नहीं आया, वहाँ पे तो कोई आफत नहीं टूटी कि 60 दिन लिखे हैं और वो इलेक्शन जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गए हैं। तो इसमें यह है कि ये अदालत ऐसा करने का इख्तियार तो रखती है, लेकिन इसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशन है। और वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने जो पिछले 2-2.5 माह की उनकी हुकूमत है, उसमें जिस तरह से उन्होंने बोरियों में भर भर के डॉलर भेजे हैं बाहर जहाज़ों में, और जिसकी वजह से डॉलर जो है वो काबू नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से महंगाई और ये मुआशी हालत हुई है, आप वो कह रहे हैं चाहते हैं राणा 2 साहब महीने और लग जाएं कि डॉलर काबू में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि परवेज इलाही साहब ने डॉलर भर भर के बाहर भेज दिए, इसलिए मुल्क में डॉलर का फुकदान हो गया है। जी, आपको आपकी ये सोच होगी कि इन्होंने कितना डॉलर जो है वो बाहर भेजा है। वो जो है ना मोहम्मद खां भट्टी, उसका जो इकबाली बयान है उसको ज़रा पढ़ें आप, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या हशर किया है इस मुल्क के साथ। अच्छा, फराह गोगी जो है ना, फराह गोगी का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। आप लोगों के यानी ये हुकूमत में आने फराह के बाद गोगी जो है उसका भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके हुकूमत में आने के बाद डॉलर जो स्टेट बैंक के पास थे 11 बिलियन से वो 4 बिलियन के रह गए, तो वो तो नहीं भेजे ना परवेज इलाही साहब ने, वहां से निकाल के तो नहीं भेजे ना? नहीं, तो वो जब डॉलर मुल्क से ख़त्म होता है, जो शॉर्टेज होती है, तो उसके बाद फिर जो है वो हर तरफ जो है वो फिर कंस्ट्रेन हो जाता है, हर तरफ जो है वो अफेक्ट करता है। ये फराह गोगी पहले भेजती रही है और उसके बाद अब चौधरी परवेज़ इलाही ने फराह गोगी वाला काम किया है। तो राणा साहब, ऐसा कुछ होता है असेंबलियां दोबारा बहाल करने की कोई बात होती है? क्योंकि जस्टिस अतर मिनरला साहब ने इस हवाले से सवाल किए थे कि क्या आईनी तौर पे दुरुस्त भी था जिस तरीके से असेंबलियां बहाल की गई, और आप लोग भी कहते हैं कि ये परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के प्रेशर में की। अगर ऐसा होता है तो फिर आप हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे इस फैसले की? मेरा ख्याल है कि अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया है, रीराइट किया है वो आर्टिकल 63A को, अगर वो फ़ैसला भी रिव्यू हो जाए और ये बहाल कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जो परवेज़ इलाही साहब की सूरत में इस मुल्क के ऊपर अजाब नाज़िल होगा, उससे भी हम महफूज रहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि और असम्बलियाँ बहाल हो जाएँ, हमज़ा शहबाज के साथ बहाल करें। 2 महीने के लिए एक जमहूरी चीफ मिनिस्टर जो है वो सूबों को मिल जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि असेंबलियां बहाल करें, लेकिन हमज़ा शहबाज के होते हुए बहाल करें, उनको सीएम बनाकर? नहीं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हुआ है जिसको पूरी दुनिया मानती है, कुछ सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सभी कह रहे हैं, तो उसका भी तो रिव्यू होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो है वो कौम की भी सुननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज हुकूमती वफ्द की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफ्द की तरफ से ये कहा गया है कि पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात में और मंगल के दिन फाइनल राउंड होगा मुज़ाकरात का। क्या कोई नताइज हासिल किए जा सकते हैं इन मुज़ाकरात से? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, आपको लग रहा है कि कोई पेशरफ्त हो रही है? क्योंकि जो अंदरूनी कहानी है उसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि दोनों वफ्द कहीं ना कहीं लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली वो अपनी क़यादत से बात करेंगे, लेकिन बाहर तो अभी भी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने चाहिए, जबकि हुकूमत कह रही है कि अक्टूबर ही दुरुस्त वक्त है इलेक्शन का। शहजाद, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन डिटेल। तारीख सिर्फ एक इशू है, फिर होगा
कि आप इंटरिम गवर्नमेंट में क्या मिलके सेलेक्ट करेंगे, कौन सेलेक्ट करेगा, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम गवर्नमेंट सारी, वो कौन डिसाइड करेगा, क्या इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत होंगे, दोनों को कबूल होगा नहीं होगा, काफी ज्यादा चीजें हैं। अगर ये सितंबर में भी जाता है तो पंजाब का केपी का कंडोन करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करनी है तो उससे पहले आपको पीटीआई को वापस आना देना होगा। वो अगर वापस आते हैं तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का स्लॉट उनके पास जाता है, फिर तमाम फैसले उनके साथ मिलकर करने होंगे। सो इतनी इजी बात ये नहीं है अगर ये सारी चीजें। और मैंने अपने कल प्रोग्राम में इन अ वे स्टोरी भी ये की थी, मेरी बहुत ही रेलिवेंट सीनियर पीएमएलएन के लीडर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी 16 सितंबर के बाद जब मर्जी इलेक्शन करा लें, हम अगले दिन करवा लेंगे। तो मैं कहा 16 सितंबर की मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा जी 16 सितंबर को शायद 16 या 17 बनती, आई थिंक 16th है कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं। 15th उनका लास्ट डे, सॉरी 15th लास्ट डे है जस्टिस, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल। तो वही ना 16 को नया चीफ जस्टिस आएगा, 9 तारीख को प्रेसिडेंट अलवी की खत्म होती है सदारती जो मुद्दत है। सो गवर्नमेंट वाले ये कह रहे हैं कि आप 15-16 के बाद जब मर्जी इलेक्शन करवा लें। चाहते हैं कि ये दोनों अपनी जगह पे हों तो इलेक्शन हो। एक तो ये बड़ा ही क्रिटिकल पीरियड है, फिर ये सारी बातें हैं इलेक्शन कमीशन की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। सो तारीख चले इतनी मैं कहूंगा कि अच्छी बात हो गई है कि कम से कम दोनों इस बात पे तैयार, पीटीआई हो गई है कि इकट्ठे करवा लें इलेक्शंस। लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसमें निटी ग्रिटी है और ये काफी चीजों में अभी मामला इतना स्मूथ है नहीं जितना नजर आ रहा है। और देखिए गवर्नमेंट का ने तो इरादे क्लियर कर दिए। आपने जो प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी, जो पहले पार्लियामान में कल जबान थी, जिन्होंने दोबारा एक बारी फिर रिजेक्ट कर दिए प्रपोजल पैसों की, तो वो लिप सर्विस तो गवर्नमेंट दे रही है कोर्ट को कि कोर्ट ये ना कह सके कि देखें आपने हमें डिफाई किया, क्योंकि उनका बयान ये है कि हम डिफाई नहीं कर रहे, हम आपका हुक्म मानने से इनकार नहीं कर रहे। लेकिन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं कोई भी हर कानून मानने पर तैयार हूं, लेकिन जो अदालत हमें कह रही है ये आईनी नहीं है। सो अगरचे चुनाचे मोर ओवर सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स होप मुल्क के लिए अच्छा है। लेकिन मालिक साहब, क्या अब जो भी मामला तय करने हैं वो इन सियासी जमातों ने ही करने हैं? और अब सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस था, मामला था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, वो अब आपको कहां मामला नजर आ रहा है? क्योंकि बड़ी क्या सराहियां हो रही हैं कि कल 2 जजेस साहब ने कोई सवाल नहीं किए, कोई बात नहीं की। चीफ जस्टिस साहब का जो अपना रवैया है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आया। उन्होंने खुद ये कहा कि ना कोई हम हिदायत देंगे ना कोई डेडलाइन देंगे। तो ये क्या सराही हो रही है कि हुआ क्या है? क्या जो एक मीटिंग हुई थी जिसका बाद में बड़ा जिक्र हुआ कि उसमें DGISI, DGMO, सेक्रेटरी डिफेंस मौजूद थे, फिर ये जो ईद की छुट्टियां थी उसमें कह रहे हैं कि कुछ मुलाकातें हुई हैं, क्या उसके बाद ये तब्दील हुआ है? या आपको लगता है कि वैसे भी अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह आके फंस गई थी जब वो अपने दिए हुए फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करवा सक रही थी, इसलिए वो उन्होंने एक चेंज ऑफ पोजीशन की है? आई थिंक ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि सुप्रीम कोर्ट भी फंस गई है और बिल्कुल उस मीटिंग के बाद रवैये बहुत तब्दील हुए। कल भी आपने देखा रवैये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगरचे आपने मना लें तो ठीक है, वरना हमारा फैसला है। लेकिन वो फैसला कैसे इंप्लीमेंट होगा? मेरी इत्तला ये है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर इदारों की तरफ से कह दिया गया है कि देखें अगर आप चाहते हैं कि हम 190 के तहत आप बुलाएं और हम आए और आके मदद करें तो फिर फुल कोर्ट का आप बेंच बनाएं ताकि ये बहस खत्म हो जाए और कोर्ट की यूनाइटेड फ्रंट हो। कि एडवाइस किया गया उनको ये भी कुछ लोगों की तरफ से कि अगर आप अपने फुल कोर्ट नहीं भी अभी बना रहे, कम से कम एक फुल कोर्ट मीटिंग तो कर लीजिए ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट आए। सुप्रीम कोर्ट भी फंसी हुई है और इतना सिंपल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। देखिए कि अगर वो डिसीजन कर भी देते हैं, अब 14 मई भी जो है, 14 मई भी ऑल्सो ट्रांसग्रेशन है। 90 डेज का तो इशू खत्म हो गया है और 90 डेज को तो सारे मानते हैं शहजाद, उस पर तो कोई बहस है ही नहीं। लेकिन अब बहस हो गई है कि अब अगर 90 डेज नहीं तो फिर जो नई तारीख है वो किस पैमाने से मुतय्यन होगी, वो आइन की किस इंटरप्रिटेशन से होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो सकती है या नहीं हो सकती। ये तो पावर ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास है ना कोर्ट के पास है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बैठ के एक मीटिंग करें और तय करने की इलेक्शन फलानी तारीख को होगा। उसका लॉट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड। सो भी बहुत मराहल है, बहुत मराहल। शुक्रिया, वक्त हमारे पास खत्म हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद
मरदमशुमारी के हवाले से कई एतराजात सामने आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हालिया मरदमशुमारी अपने हतमी नतायज से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गई है और इन्हीं तनाज़ात और एतराज़ात की वजह से हुकूमत ने मरदमशुमारी के अमल में 5वीं मरतबा तोसी करते हुए मरदमशुमारी की तारीख 15 मई तक बढ़ा दी है। 2017 की मरदमशुमारी पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए दोबारा वक्त से पहले मरदमशुमारी कराने का फैसला किया गया था, लेकिन अब नई मरदमशुमारी भी एतराज़ात की जद में है। सिंध में मरदमशुमारी के पहले मरहले में की गई खाना शुमारी के आदाद शुमार पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल होने वाली मुलाकात में मरदमशुमारी पर अपने एतराज़ात से आगाह किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने वफाकी मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की थी, जिसके बाद आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा है कि ऐसी मरदमशुमारी चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार है। दूर दराज इलाकों में भी तादाद नहीं गिनी जा सकी, जबकि कुछ इलाकों की आबादी में गैर मामूली इजाफा है। हुकूमत के अपने इत्तेहादी MQM को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और उन्होंने बराह रास्त इसका इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगाया है, जिस पर हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी ने। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सईद साहब, मरदमशुमारी का अब तक हतमी डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक जो डेटा सामने आ रहा है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तशवीश है पार्टीज़ को, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, MQM पाकिस्तान आपके इत्तेहादी भी है, जमात इस्लामी भी है, कि ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद का जो डेटा है वो दुरुस्त नहीं है। वो कह रहे हैं आबादी वहाँ पे बहुत कम दिखाई दी है और जो अंदरूनी सिंध में मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे आबादी में जो इजाफा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है इन 6 सालों में। पीपल्स पार्टी की क्या राय है? आप मुतमईन हैं जो अब तक नंबर सामने आए हैं कि यही ट्रू रिफ्लेक्शन है? शहजाद, एक तो मैं ये अर्ज करूँ कि ये जो जिन 3 जमातों का आपने जिक्र किया, उनके एतराज़ात काफ़ी ताख़ीर से सामने आना शुरू हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, उन्होंने जब से ये अमल शुरू हुआ था उस वक्त से ये एतराज़ात उठाना शुरू हुए। और चूँकि हमारा ये ख्याल था कि इसके अंदर सीक्रेसी कुछ रखी जा रही है और ट्रांसपेरेंसी, जो हम कह रहे थे कि सीक्रेसी ना करें, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ ताकि 2017 की तरह ये सेंसस मुतनाज़ा ना बन सके, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थीं जिस पर हमें सख्त तरीन एतराज़ात थे। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने सिर्फ अखबारी बयानात नहीं दिए हैं, उन्होंने बाकायदा खतूत लिखे हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उन्होंने असम्बली के अंदर खड़े होकर ऑफिशियली स्टेटमेंट को दिया है, वो रिकॉर्ड पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर सेंसस में हमारे जो कंसर्न आप एड्रेस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम हुकूमत छोड़ दें। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिजिटल सेंसस है वो तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, ये एतराज भी उनका था। जी, तो वो पीपल्स पार्टी का तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है खासतौर पर सूबा सिंध में कि कुछ लोग हर इशू को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी एक मीटिंग थी, उसमें हाफिज नईम और रहमान साहब भी मौजूद थे, वो इस्लामाबाद में थे, मैं उससे वीडियो लिंक पे था CM हाउस से, तो वहाँ पर भी उनकी बातों से शायद ये तासुर दिया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो शायद जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है। तो एक चीज़ CM साहब बार बार रिकॉर्ड पर हर मीटिंग में लेकर आए हैं कि ये जो तासुर दिया जाता है कि जी सूबाई हुकूमत करवा रही है सेंसस, सूबाई हुकूमत सेंसस नहीं करवा रही। हाँ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अमला ले लेता है मुख्तलिफ महकमों का, इसी तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जब अमल शुरू किया तो उन्होंने सूबा सिंध की हुकूमत के जो महकमे हैं वहाँ से अमला ज़रूर लिया, इसी तरह दीगर सूबों में लिया उन्होंने। लेकिन वो अमला जो काम कर रहा था वो बराह रास्त मातेहत था, उस वक्त उनकी इंस्ट्रक्शन ले रहा था, वो PBS की ले रहा था, सिंध हुकूमत के मातेहत वो नहीं था। लेकिन सईद गनी साहब, इसमें एतराज सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, आपके इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का भी है। पिछले दिनों खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि 100% अमला जो है वो हुकूमत सिंध का था, उनके जेर असर, उनके जेर निगरानी था। और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि एक साजिश के तहत सूबाई हुकूमत जो है वो शहरी सिंध के इलाकों की आबादी कम से कम दिखाना चाहती है, अंदरूनी सिंध की आबादी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। तो उन्होंने तो बराह रास्त सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाया। देखें, पहली बात तो यह है कि जब सिंध हुकूमत बात करती है कि हमारी आबादी पूरी गिनी जाए तो उस वक्त हमारे जहन में ये नहीं होता कि किस शहर की कितनी होगी। हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि जितनी सूबा सिंध की आबादी है या दीगर सूबों की जितनी है उतनी गिनी जाए, ताकि जो मुल्क के वसाइल जब तकसीम होते हैं तो आबादी की बुनियाद पर सूबा सिंध का जो हक है वो उन्हें मिल जाए। अब अगर ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी ना कि हम कहें जी कराची की आबादी आधी कर दो और बाकी सिंध की बढ़ा दो। भाई बढ़ा देंगे तभी हमें नुकसान तो सिंध को होना है, तो जो रिसोर्सेज की तकसीम होगी उसमें सूबा सिंध को नुकसान होना है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। सिंध के डायनेमिक्स, जो सियासी डायनेमिक्स है, उससे आप बाखबर है कि अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक दूसरी जमातों से ज्यादा है, जबकि जो शहरी सिंध के इलाके हैं वहाँ या MQM या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज्यादा है।
शहजाद, अगर आप ये सोच रहे हैं तो माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि ये सोच आपकी गलत है। ये जो सीटों की तकसीम है ना, उससे कोई ज्यादा बड़ा मामला है। इसमें मैं नहीं समझता कि हम इस हद तक बिल्कुल ही कम नजर हो जाएंगे जी, 2-4 सीटें इधर हो जाएंगी उधर हो जाएंगी, तो बुनियाद पर सूबा सिंध के इज्तिमाई जो मफादात है उसका कोई सौदा कर दें। और ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी रिकॉर्ड और बता रहा सारी चीजें। 2017 का सेंसस जो मुतनाज़ा था, उसमें सबसे ज्यादा जो आवाज उठाई है वो सूबा सिंध ने उठाई है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने उठाई है। और उस वक्त भी जब तासुर ये दिया जा रहा था कि कराची की आबादी सूबा सिंध की हुकूमत कम दिखाना चाहती है, तो जो रिकॉर्ड पे खतूत हमने जमा कराया, ताज हैदर साहब ने बाकायदा किताब इस पे शाया कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि कराची के साथ किस तरह ज्यादती की जा रही है। अगर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया, अगर किसी और ने किया हो ना, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि जितनी आवाज 2017 में हमने उठाई है, अगर एमक्यू ने उठाई है, जमात इस्लामी ने उठाई है, पीटीआई ने उठाई है, तो हम कसूरवार। लेकिन इस पे आ जाते हैं सर, डेटा पे बात कर लेते हैं। जी सही साहब, जी एक सेकंड ना, दूसरे जो दूसरा पहलू है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कराची में अगर आबादी बड़ी होगी तो किस जिले में बड़ी होगी? जहाँ जमीन होगी वही बड़ी होगी ना जी। मलीर में बड़ी होगी, ईस्ट में बड़ी होगी, क्यामाड़ी में बड़ी होगी, साउथ में नहीं बड़ी है, सेंट्रल में इतनी आबादी नहीं बढ़ी है, वहाँ रिलेटिवली कोरंगी में आबादी नहीं बढ़ी है। तो भाई जिन इलाकों में आबादी बढ़ रही है वहाँ एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं बढ़ रहा, वहाँ पीपल्स पार्टी की नशिस्तें बढ़ेंगी। अगर ये एंगल भी आप सामने रख लें तब भी पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल बेनिफिट है। लेकिन सही साहब, ये मतलब आप कह रहे हैं कि काबिल यकीन बात है कि कराची की जो पॉपुलेशन है पिछले 6 साल में वो 1,60,00,000 से 1,00,000 उसमें इजाफा हुआ, 1,71,00,000 हो गई है, यानी कि 6 से 7% का इजाफा। लेकिन जो लाड़काना की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 25-26% उसमें इजाफा हुआ, यानी कि 61,00,000 से वो 77,00,000 हो गई है। सक्खर में 12% इजाफा, शहीद बेनजीराबाद में 11% का इजाफा। मतलब जितने भी अंदरूनी सिंध के बड़े बड़े शहर है वहां पे इजाफा पॉपुलेशन का 17-18-13-14% है, लेकिन कराची में 6-7% है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये दुरुस्त रिफ्लेक्शन है? नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो क्या सेंसस सिर्फ सूबा सिंध में हो रहा है? पूरे पाकिस्तान में हो रहा है ना। आपने लाहौर को देखा है, इस्लामाबाद को देखा है, क्वेटा को देखा है आपने? तो भाई जितने पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उनकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में आ रही है, सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं है। और हमने तो आवाज उठाई है, इस पे बात हमने की है और हम ही आवाज उठा रहे थे। पहले एमक्यूएम तो मुतमईन थी सेंसस जब हो रहा था उससे, एमक्यूएम तो उल्टा हमें क्रिटिसाइज कर रही थी जब एतराज़ कर रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये जो कि तीसरी मर्तबा है, सुन तो लीजिए ना सवाल। मैं कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है ये दुरुस्त अक्कासी है पॉपुलेशन ग्रोथ की? अगर नहीं है नहीं है। अच्छा मेरे भाई, बात यह है कि या तो मैंने या चीफ मिनिस्टर ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने या सिंध हुकूमत ने, हमारे किसी वजीर ने, पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने ये कहा होगा ये ठीक है तो फिर बात करें आप। ये जितनी जमातों का जिक्र कर रहे हैं भाई, इनसे ज्यादा शोर हम मचा रहे हैं। और हम सिर्फ शोर नहीं मचा रहे हैं, हम रिकॉर्ड पर भी अपना एतराज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, खुद लिख के दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो कराची की पॉपुलेशन इस दफा दिखाई जा रही है 1,71,00,000, ये गलत है। और जो इवन घरानों की तादाद गिनी गई है वो 29 लाख है, और दूसरी पार्टीज कह रही है कि 10 लाख से इसको कम दिखाया गया है, क्योंकि जो जियो टैगिंग की थी पीबीएस ने उसके मुताबिक अगर किसी घराने को गिनने के लिए कोई शख्स गया है तो वो 2 मंजिलों तक गया, जो इमारतों में ऊपर तक के फ्लोर्स तक नहीं गया। ये भी एमक्यूएम ने शिकवा किया है कि ऐसे 9% घर हैं कराची में जिसमें सिर्फ एक फर्द दिखाया गया है, जबकि पाकिस्तान में ये 1% की है। मैं कह रहा हूं आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं जो इनके ग्रीवेंसेस और शिकायत हैं। शहजाद, ये बातें जो एमक्यूएम आज कर रही है ना, जो 9% मकानात में एक बंदा दिखा दिया है, और ये बातें इनको शायद बाद में पता चली हैं। हम तो इस पे पहले से आवाज उठा रहे हैं। आप मीटिंग्स की जरा रिकॉर्डिंग तो निकलवाइए ना, अगर आपको अवेलेबल हो निकलवाए तो सही ना। ये सारी चीजें हम पहले से उठा रहे हैं। और कराची की आबादी 170-171 तो अभी हुई है, पहले तो 1,60,00,000 बता रहे थे। 1,60,00,000 थी, 2017 से भी कम हो रही थी। क्या वजह है कि एमक्यूएम आप पे इल्जाम लगा रही है बराह रास्त इसका? यार अब एमक्यूएम हम पे लगा रही है तो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, अब क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी करवा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करवा रहा है, सिंध की हुकूमत नहीं करवा रही। एक तो ये समझना चाहिए। देखें, इलेक्शन भी जब होते हैं तो भाई इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से अमले को लेता है ना। अब अगर सुबह सिंध के जो महकमे हैं, एक तो ये तासुर बड़ा गलत है कि सिंध के महकमों के लोग हैं। भाई जो सिंध के महकमों में लाखों लोग मुलाजमतें करते हैं वो पीपल्स पार्टी के नौकर है या सिंध हुकूमत के मुलाजिम है, उसमें एमक्यूएम के वोटर नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल जमातों का एतराज नहीं है ना। जो चीफ सेंसस कमिश्नर है डॉक्टर नईम जफर, उन्होंने भी पिछले दिनों ये कहा कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात इंतज़ामिया के रवैये से, उन्होंने कहा कि कराची में जो एसी है जिनकी जिम्मेदारी है वो जगह पे मौजूद नहीं होते, अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं रहे।
अब ये ऐतराज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये चीफ सेंसर कमिश्नर का ऐतराज है कि वहां पे तहफ्फुज़ात हैं, उनको जिस तरीके से काम किया जा रहा है। ये देखें, मेरी गुजारिश सुने, बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपके सामने नहीं आई है, किसी के सामने नहीं आई है, मीटिंग्स में मैं बैठता रहा हूं। हमने असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो इनके जो सिस्टम के अंदर फ्लॉस है ना, जो ये टैब इन्होंने दिए थे, जो इन्होंने वो जो मैपिंग करके दिए, जियोटैगिंग की थी, ये सारी चीजों में जो मुश्किलात थी, जो गलतियां थी, वो आगे इनके सामने हाईलाइट की थी कि भाई डिप्टी कमिश्नर जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको ये मुश्किलात पेश आ रही हैं और ये जो आपने काम करके दिया गलत है, और जाके प्रैक्टिकली वहां खड़े होकर वो जो सब कुछ उन्होंने बताए थे, नक्शे बना के उसमें गलत साबित कराया कि आपने किसी को एक टैब दिया, उसको बताया कि ये तुम्हारा ये इलाका है, लेकिन एक इलाका ऐसा है जो उससे बाहर आ रहा है। में ब्लॉक है वो 250 मकानात पे मुश्तमिल है, जबकि कराची और हैदराबाद में जो एक ब्लॉक है वो 187 घरों पे मुश्तमिल है। ये भी गलती हुई आपके ख्याल में कहीं ना कहीं? ओ भाई, ये हमने नहीं बनाया ना, फिर मैं आपसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ, आपके ख्याल में गलत हुआ ये काउंटिंग? मेरी गुजारिश सुने, देखें, पहली बात ये है कि जो सेंसस ब्लॉक जब बनाए जाते हैं तो ये एग्जैक्टली घर गिनते नहीं है कि ये गिन के 50 घरों का एक ब्लॉक बना दिया, ऐसा नहीं करते हैं। ये रैंडमली बनाते हैं और आइडिया इनको ये होता है कि इसके अंदर 250 से ज्यादा मकान तो नहीं होने चाहिए, वो एक बनाते हैं। अब उसमें कहीं ज्यादा भी होते हैं, कहीं कम भी होते हैं, ये मैं नहीं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये गलत हुआ है, एग्जैक्ट नंबर वो बराबर रखना चाहिए। आप कह रहे हैं आपका काम नहीं है, लेकिन कम से कम ये जरा डेटा तो देख लेना कि घराने 251 है एक ब्लॉक में, लाड़काना में, सक्खर में 255, शहीद बेनजीराबाद में 261, हैदराबाद डिवीजन में 232, मीरपुर खास में 258, लेकिन हैदराबाद और कराची में 187। बड़ा फर्क है ना, 17 मकानात का फर्क है। अच्छा तो मेरे भाई, तो ये मैंने थोड़ी बनाया, सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया। मैं पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं सही साहब, मैं आपकी बात समझ गया, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये नंबर आपको भी लगता है ना कि गलती है इसमें कहीं ना कहीं? मेरे भाई मेरी बात तो सुने, जब ये ब्लॉक्स बन के सामने आए थे ना, तो सबसे पहला एतराज तो मैंने उठाया था इस पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ। जब ये चीजें सामने आई तो मैंने बात की थी कि भाई ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कराची में बना रहे ब्लॉक्स, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा ब्लॉक्स बनाए कराची में, ताकि लोगों को काम करने में आसानी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक्स पहले बन चुके हैं, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ये पता नहीं कितने महीने पहले उन्होंने बना दिए थे, तो उन्होंने चेंज नहीं किए। मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉक्स में जितने भी मकानात हैं, ये शायद मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये बात जरूर करती है कि जितने मकानात शहर के अंदर हैं उन सबको गिना जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो पहले ये तजवीज दी थी और आज भी बात दोहराई कि जी, मैंने खत में भी लिखा था, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि पहले आप ये हाउस काउंट कर रहे हैं वो कर लें, फिर उस पर एतराजात लें और उसको फिर ठीक करें, उसको वैलिडेट करें। पहले जब हाउस काउंट आपका मुकम्मल 100% इत्मीनान बख्श हो जाए, सबको तसल्ली हो जाए कि हर घर काउंट हो गया है, तो उसके बाद आ जाए मर्दशुमारी की तरफ। ये तो सीएम साहब ने रिटर्न में दिया। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये तमाम एतराजात आप लोग पहले उठा चुके हैं, तो क्या वजह है कि इस वक्त एमक्यूएम का वफ्द वजीर आजम से मिल चुका है, बता चुका है कि उनको क्या इशूज है, तो फिर आप लोगों को तो साथ जाना चाहिए था ना? मतलब एक वफ्द बनाते, आपकी तो पार्टी यहाँ इस्लामाबाद में सारे टॉप के रहनुमा मौजूद है, जाते एक साथ मुलाकात करते, शिकवे बताते वजीर आजम को कि क्या हो रहा है, पीबीएस क्या काम कर रहा है। फिर एक तो देखें, वजीर आजम साहब से मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब की पहले हुई है, मतलब सिंध हुकूमत का एक बार वापस था, उनके पास भी गया। उसके बाद उन्होंने एहसन इकबाल साहब को हिदायत दी, उनको बुलाया, उन्होंने एक मीटिंग इस्लामाबाद में की। उसके बाद कई मीटिंग्स उन्होंने, एक टीम कराची उन्होंने भेजी, फिर ये जूम पे अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं, मीटिंग्स रेगुलर होती हैं। फिर उसके बाद जब एमक्यूएम ने ज्यादा एतराज किया ना सिंध हुकूमत पर, तो हमने गुजारिश की और चीफ मिनिस्टर साहब ने एमक्यूएम के एक डेलीगेशन को चीफ मिनिस्टर हाउस बुलाया और उनको पूरी तफसीलात बताई, वो खतूत बताए, वो सारे इकदाम बताए जो हम कर रहे हैं। उसके बाद बज़ाहिर वहाँ तो मैं ये तासुर हमने लिया कि वो बड़े मुतमईन होकर गए और शायद अगले दिन उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि आज उन्होंने बताया मुझसे किसी तक मुतमईन है। अब हमने तो ये बात कही कि भाई जो आपके एतराज़ात हैं, जो हमारे एतराज़ात हैं, उसमें फ़र्क नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, तो हमें इस पर मिलकर बात करनी चाहिए। उसके बाद एमक्यूएम ने वहाँ जाके बात की इस्लामाबाद में। इस हद तक देखें हम बिल्कुल और आपकी शिकायतें लगा दी इसके अंदर वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना, देखें इसका सलूशन किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी तक वजीर आजम से हमने जो बात की, वजीर आजम की टीम भी इत्तेफाक करती है कि गलतियां हुई है। आप भी कह रहे हैं गलतियां हुई है और आप कह रहे हैं पहले से उन गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं। सलूशन क्या है? क्या पूरे कराची, हैदराबाद, जहां जहां इश्यूज आ रहे हैं, जिन डेटा पे आप खुद कह रहे हैं कि ये गलत लग रहा है आपको, क्या दोबारा सेंसस होगा, क्या होगा, कैसे दुरुस्त किया जाएगा? नहीं, मैं देखिए, मेरा ये ख्याल है और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुमला दोहरा के हम थक गए। हम कहते हैं ये सीक्रेसी खत्म करो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। इसके अंदर एक तो अजीब कॉन्सेप्ट है, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं 17 में भी जब सेनेट में था, ये कर रहे थे, मैं चीख के थक गया कि भाई इतना छुपाने की क्या जरूरत है आपको।
हाँ, यहाँ ठीक है कि भाई आप शहजाद इकबाल की फैमिली की तफसील मुझे ना बताएं, मेरी फैमिली की तफसील आपको ना बताएं, वो ठीक है। लेकिन मेरे भाई, मेरे घर में कितने मेंबर है मुझे तो बताएं। शहजाद इकबाल के घर में कितने मेंबर है शहजाद इकबाल को तो बताएं ना आप। यहाँ तक नहीं बताया जाता। हमने तो बहुत पहले ही राय दी थी और अभी जाकर उन्होंने किया फैसला, एक्सेस दी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को। हमने उन्हें कहा कि भाई जो ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉक के अंदर जितनी आबादी है उसकी एक्सेस जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को होनी चाहिए। सही है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे ये शिकायत हो, मैं यहाँ चेक करना चाहूँ कि जी मेरे घर के इन्होंने कितने नंबर काउंट किए, तो मुझे जिस तरह ये हम अपना वोट ही चेक करते हैं 8300 पे शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो मेरे पास तफसील आ जाती है वोट की। इसी तरह एक नंबर दे दीजिए, हर आदमी आजाद हो, वो एक मैसेज करे किसी नंबर पर। लेकिन ये जैसा मैं समझ गया आपका नुक्ता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सीक्रेसी खत्म भी हो जाए तब भी डेटा तो अब जो वो आपसे शेयर करेंगे वो यही होगा जो उन्होंने गिनती की है। लेकिन अगर ये डेटा 1,70,00,000 है और एक्चुअल डेटा पता नहीं 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, वो कैसे होगा फिर? नहीं, फर्क पड़ जाएगा ना। देखो फर्क पड़ेगा शहजाद, उससे ये फर्क पड़ेगा कि आज अगर उसको सीक्रेट रखते हैं ना, अगर किसी लेट से मेरे घर के लोग इन्होंने गिन लिए, मेरे 10 लोग हैं, 5 गिने, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये भी नहीं पता कितने गिने। जब मुझे ये पता होगा कि मेरे 10 मेंबर हैं और 5 गिने हैं और कोई मुझे जगह बताएंगे कि जी इस जगह पे आप फोन करें, इस जगह पे मैसेज करें, तो उसको हम करेक्ट कर देंगे, तो कम से कम उसका एक अदालत हो जाएगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।